सुनो बे, ज्यादा उड़ो मत। मुंह देंगे ना तो धार पकड़ नहीं पाओगे। सर मैंने रिसेंटली आपका विविध भारती का इंटरव्यू देखा, तो उसमें अक्षय कुमार सर के साथ आपका एक इंसिडेंट था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे पता नहीं था वो इतने जॉली इतने मतलब इतने मजाकिया, तो उन्होंने कहा कि अरे भाजी आप लेट हो गए, अब आप कल आना। मेरी बेइज्जती काइंड ऑफ। तो आवाज मतलब मुझे लगा यार कि मतलब ये क्या बोल दिया उसने कि आपने संजय लीला बंसाली जी की पदौत मूवी में भी काम किया है। हाँ मैंने हाँ, वो इंसान बहुत आगे है। डोंट वेरी, आप एक हफ्ते तक लॉक खोलते रहोगे। और जो असिस्टेंट है और वो कहते हैं सर अब कल हो रहेगा, आपको कल हो रहेगा। सो सर राधिका शो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो है। सुमित के साथ कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा, और वो फिर बाद में बंद हुआ। जिस चीज का आराम होता है उसका अंत भी होता है। कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक चीज को लेके 50 लोगों की राय होती है। हमारा ड्रग्स कल्चर बहुत ज्यादा, एक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है कि वो ड्रग्स करते हैं। ये है ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो इनकम के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ता है कि देखो मैं इतना कमा रहा हूँ। तो कितना एक इनकम एक्सपेक्ट करता है, रेंज कोई रेंज नहीं है। रिसेंटली सबसे बड़ा काम अभी हमने देखा है सर ने, वो मिर्जापुर सीजन 3 में। तो उस रोल के पीछे क्या कहानी है वो? मेरे साथ में कहा मिर्जापुर हाँ, में मैं तो हमेशा ऐसे सोफे पे पीछे रहेगा तो सडन मेरे पीछे आके वो ऐसे प्रेस करने लगे। बराबर मियाँ, ये मिर्जापुर की गद्दी कोई गांव का खेत नहीं कि 4 ईंटें खड़ी करी और अपना प्लॉट अलग कर लिया। इस गद्दी में बैठेगा तो गुड्डू पंडित। सो वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद मानस। वैसे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आज के हमारे गेस्ट कौन है और पॉडकास्ट किस पे। फिर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। अगर आपने राधे कृष्ण शो फॉलो किया होगा तो जिन्होंने अक्रूल जी का रोल प्ले किया था, शिव शक्ति में पार्वती माता के फादर का रोल प्ले किया था, टीवी में तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ही। उसके अलावा अगर आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 3 में इन्होंने बाहुबली का रोल प्ले किया था और उनके डायलॉग्स भी काफ़ी फेमस और ट्रेंड हुए थे। उसके अलावा इन्होंने अक्षय कुमार, संजय लीला बंसाली, इन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। तो अगर आपको एक्टर बनना है, टीवी इंडस्ट्री के बारे में समझना है, OTT के बारे में समझना है, एक्टर बनने के क्या मेथड्स हैं और क्या प्रोसेस है, इस पे हमने पूरा एक पॉडकास्ट आज बनाया हुआ है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बनाया हुआ है। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं, अगर आप नहीं भी हैं और आपको बस इंटरेस्ट है टीवी में, एक्टिंग में या कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा बना है। और मेक श्योर करना पॉडकास्ट पूरा देखना, और इतने एफर्ट्स हम पॉडकास्ट बना रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना। सर मैंने रिसेंटली आपका विविध भारती का इंटरव्यू देखा, तो उसमें अक्षय कुमार सर के साथ आपका एक इंसिडेंट था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही बढ़िया वो इंसिडेंट था। क्या होता है कि जब आप बड़े स्टार के साथ काम करते हो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं गुड न्यूज़ के लिए उनके साथ शूट करने गया था, तो हमारी रिहर्सल चल रही थी। तो एक बीच में कॉन्वर्सेशन था दिलजीत और अक्षय पाजी का, तो मुझे तो बीच में आके उनको इंटरप्ट करना था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब मैं उस टेक्निकल पॉइंट होता है कि आप बीच में आपको कहाँ जाना, आपको बहुत सुनना पड़ता है ध्यान से वर्ड टू वर्ड की यहाँ मुझे एंट्री लेनी है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अब क्या अक्षय पाजी क्या, मुझे पता नहीं था वो इतने जॉली इतने मतलब इतने मजाकिया हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाजी आप लेट हो गए, अब आप कल आना। तो आवाज मतलब मुझे लगा यार कि मतलब ये क्या बोल दिया, मतलब मुझे लगा शायद मेरी बेइज्जती काइंड ऑफ। तो बोला अच्छा नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कर लेंगे। तो मुझे लगा यार कि आज शायद तुम मतलब उन्होंने मजाक उड़ाया तुम्हारा, या मुझे मतलब थोड़ा वो लगा, थोड़ा मतलब unconscious हो गया। हाँ अनकंफर्टेबल हो गया मैं। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज कमिंग फॉर द शूट, तो अब मैं रेडी हो रहा था, तो मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, मतलब यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। मैंने कहा यार कल वो ऐसे हुआ और मुझे लगा कि मतलब मेरा मजाक उड़ा है, तो मैं कैसे जाऊं। तो देन शी थॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन शी सेड के बाबा अगर इतनी ईगो है ना तो ये काम मत करो। अब बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना तो थोड़ा तो आपको अंडरस्टैंड करना चांस पड़ेगा। जल्दी मिलता नहीं और आपको मिल रहा है दिलजीत हाँ, और अक्षय का हाँ। फ्रेम्स शेयर करने का। तो मैंने कहा हाँ यू आर राइट। तो देन मैं गया और फिर पाजी आए वहाँ पे, तो बोले हाँ यार पाजी आ गए चलिए शूट करते। और बहुत ही ब्यूटीफुली वो शूट हुआ, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया, दलजीत पाजी ने भी और अक्षय पाजी ने भी बड़ा अच्छा, बहुत मतलब बहुत एनकरेज भी किया। हर शॉट में मेरे पास, जिसमें आप देखा होगा कि वो पानी का गिलास फेंकते हैं, तो हर शॉट के बाद वो मेरे पास आते थे, भाजी लगी तो नहीं, अरे ऐसे मतलब बहुत ही एक बहुत अच्छा सपोर्ट उनका रहा। तो ये एक इंसिडेंट था। तो रिहर्सल्स में एक सरकाज़म था, तो आपको लगा को ऑफेंड हो रहे थे आप, बट सरकाज़म नहीं, वो मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे सरकाज़म लग रहा था। होता है ना, आप समझ नहीं पाते हो बड़े स्टार की बातें। कंफर्टेबल जोन था। नेक्स्ट डे तो बट ही वाज चेंज, तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने काम किया। वो मैं जब वो सिनेमा में देखने गया वो सीन, तो पर्टिकुलर में सीन देखा तो मतलब बहुत से लोग उस पर हंसे। और मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिले फेसबुक पे, काफी मेरे दोस्तों ने बोला कि यार अच्छा सीन था, बड़ा अच्छा, मतलब ह्यूमर लगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, तो आई थैंक्स टू हिम। सो
आपने गुड न्यूज़ में एक अच्छा रोल किया। हाँ। उसके बाद जैसे मैं आपके पढ़ रहा था आपकी बायोग्राफी या जो भी आपके इंटरव्यूज थे कि आपने संजय लीला भंसाली जी की पद्मावत मूवी में भी काम किया है। हाँ मैंने हाँ, तो संजय लीला भंसाली को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में काउंट करते हैं और उनका सेट्स ग्रैंड होते हैं, उनके शूट्स ग्रैंड होते हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस या उनकी डायरेक्शन में ऐसा क्या था जो आपकी टीवी की लाइफ से थोड़ा अलग है, जो टीवी के जो शोज होते हैं और उस लेवल का शो में एक आपको क्या एज ए एक्टर क्या फील हुआ कि क्या अलग है और क्या ग्रैंड है? मानस बहुत ही डिफरेंट है, मतलब टीवी से तो क्या तुलना ही नहीं कर सकते। और क्रिएटिविटी में वो इंसान बहुत आगे है, मतलब बहुत ही डीप, एक एक चीज पर मेहनत, कपड़े, सेट्स, एक्टिंग, डायलॉग, म्यूजिक। आपने उसकी अभी लेटेस्ट आपने हीरा मंडी भी देखी, काफी चीज को फाइन डिटेलिंग उसमें चाहे कितना टाइम लग जाए। तो मेरा जो सीन शूट जिसमें मैंने सीन में था, वो सीन छोटा सा सीन कह सकते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते चला, वो प्रॉपर उसका शूट एक हफ्ते चला। अच्छा, एक सिंगल शूट एक हफ्ते चला? हाँ, एक हफ्ते चला, क्योंकि जब मैं मेकअप में तैयार हो रहा था तो मेरा सीन मेरे सामने रखा हुआ था। तो जो मेरी हेयर दीदी थी तो उन्होंने बोला, अरे सर आज क्या है सीन है आपका? मैंने कहा आज मुझे लॉक खोलना है। तो बोली सर डोंट वेरी, आप एक हफ्ते तक लॉक खोलते रहोगे। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा एक हफ्ते तक लॉक खोलता रहूंगा। तो जब मैं सेट पे पहुंचा, मैं देखा वहां पे काम, वो इतनी डिटेलिंग पे काम। सीन को सर ही डायरेक्ट कर रहे थे, संजय लीला सर? हाँ, सो ही इटसेल्फ वाज देयर, क्योंकि उन्हीं की फिल्म थी। और ये मेरा सौभाग्य था कि मतलब मैं उनके सामने खड़ा होकर एक्ट कर पा रहा था। तो बहुत ही डिटेलिंग में, तो वो वाकई वो एक हफ्ता चला। अच्छा। वो हर बार उनका जो असिस्टेंट थे वो हर बार कहते सर आपका कल और रहेगा, आपका कल और रहेगा। तो मैं कहता हाँ भाई, ये तो 15 दिन शूट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मजा ही लेकिन वो जो डिटेलिंग में जो देख रहा था ना, हाँ। वो इट वाज ऑसम। और तभी ऐसी चीजें, ऐसे बड़े बड़े पोर्ट्रेट निकल के आते हैं। तो ये उनकी मतलब ही इज अ मास्टर। तो मतलब आप कह रहे हो कि संजय लीला भंसाली जिस तरह के शोज को या जिस तरह की मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं वो काफी ग्रैंड होते हैं। तो जो टीवी में हम देखते हैं कि आज शूट हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन वैल्यू में आपको क्या डिफरेंस दिखता है कि इस तरह के शोज और इस तरह की मूवी? क्योंकि सेम मैथोलॉजी पे बहुत सारे शोज बने हुए हैं और जो संजय लीला भंसाली सर है वो भी इस तरह की मूवीज बनाते हैं। तो आपने दोनों में बहुत काम किया हुआ है, तो आपको प्रोडक्शन लेवल पे क्या डिफरेंस लगा कि बजट वाइज बहुत अच्छा दिखता है स्क्रीन पे ग्रैंड? कोई चीज़ अगर स्क्रीन पे ग्रैंड दिख रही है तो क्यों दिखती है? मैं उसमें आपका परस्पेक्टिव जानना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी चीज ग्रैंड दिखती है क्योंकि उस डायरेक्टर का जो थॉट होता है वो बहुत ग्रैंड होता है। टीवी क्या है, इज अ डेली सोप काइंड ऑफ, मतलब आज मतलब एक कहानी बहुत दिन तक चलती है। लेकिन फिल्में क्या होती हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं। तो उनको 2.5 घंटे में या 3 घंटे में सब कुछ दिखाना होता है। तो इसलिए उसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है, फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज का ध्यान, फ्रेम बाय फ्रेम है, कॉस्ट्यूम्स है, म्यूजिक है, एक्ट है, मतलब बहुत सारी चीज, हर चीज पर एक फाइन वर्क किया जाता है क्योंकि वो बड़ा पोर्ट्रेट है। वो आपको 2.5-3 घंटे में पूरी कहानी कहनी है, जो एक सीरियल में आपको 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। तो डेफिनेटली उनका बजट भी बहुत ज्यादा होता है उस हिसाब से। तो इस तरह की मूवीज है, इस बिग स्केल बजट की मूवीज में कैसा भी या कोई भी रोल लैंड करने के पीछे का प्रोसेस क्या रहता है? एज ए एक्टर जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपायरिंग एक्टर्स है, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि इस तरह की मूवीज में कैसे कोई अपना रोल लैंड कर सकता है? देखिए, रोल लैंड करना तो ये तो आपको आपके ऑडिशन पे डिपेंड करता है, आपके लुक पे डिपेंड करता है। तो बट मेरा ये मानना है कि फिल्म में अगर एक छोटा सा कैरेक्टर भी आपको मिले अच्छा, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि फिल्म इज अ फिल्म। और वो फॉर एवर यंग रहती है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, उसका क्रेडिट बना रहता है, उससे क्रेडिट बना रहता है। और ऐसे ही लगता है कि वो छोटा है, बट वो छोटा नहीं है, उसके लिए बहुत कितने लोग उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको मिला है, एक अच्छी चीज मिली है, तो आपको मैं तो करता हूँ, क्योंकि उससे फिर आगे आगे धीरे धीरे आपको लोग देखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। अब आपकी किस्मत अगर बहुत ही अच्छी है तो मतलब पता चला कि आपका कहीं से मतलब यू हैव अ मनी, तो यू कैन प्रोड्यूस योरसेल्फ, और इफ यू आर रिलेटिव विद समवन, तो ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जैसे मैं हूं, तो मुझे उसके लिए करने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मौका मिला तो आई डोंट लीव दैट, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ और मैं करता हूँ, क्योंकि करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान। तो धीरे 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 करके वो चीज बड़ी बन जाती है। और यू नेवर नो कब आपका भाग्य जाग जाए, लोग आपको पसंद करें। तो अच्छा सर, आपका जो रिसेंटली सबसे बड़ा काम अभी हमने देखा है सबने, वो मिर्जापुर सीजन 3 में, जो आप अली फैजल के कह सकते हैं राइट हैंड या जो एडवाइजर, तो उस रोल के पीछे क्या कहानी है? वो आपने कैसे लैंड किया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अली फैजल और पूरे सेट के साथ? उसकी एक बहुत बड़ी कहानी ये है कि मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, कमल जी, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था कि भाई
दिस लेडी इज डूइंग कास्टिंग फॉर फिल्म। तो मैंने उनको कास्टिंग भी एक कंपनी जिन्होंने हाँ कास्टिंग कास्टिंग में जो एक्टर हैं, क्या नाम उनका? अभिषेक बनर्जी। हाँ उनकी ही है। तो मैंने उनको अपना फोटो और वो IMDb भेजा, तो उनका रिवर्ट आया कि सर हम मिर्जापुर की भी कास्टिंग कर रहे हैं, मिर्जापुर 3 की। तो मैं कहा नहीं आई एम नॉट आस्किंग फॉर मिर्जापुर 3, क्योंकि मुझे लगा यार मेरे जैसा आदमी कहाँ मिर्जापुर हाँ, में। तो हमेशा से धार्मिक शोज किए हुए हैं और एक रॉयल लोग कहते हैं जैसे रॉयल लुक है। मैं कहाँ रॉयल लुक है भाई, बताओ ना कहाँ रॉयल है, तो काम क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा नहीं मैं एक्चुअली मैंने भेजा है फिल्म के लिए। तो नहीं सर आप मिर्जापुर भी एक बार 2 दिन का काम है, बट आप इफ यू आर इंटरेस्टेड करिए एक बार आप, मुझे लगता है आप उस कैरेक्टर में फिट हैं। तो मैंने कहा अब बार बार मना करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑडिशन बनाया। अब बड़े मैं सच बताऊं बड़े बेमन से मैंने वो ऑडिशन बनाया। क्या होना तो कुछ नहीं, बट देते कहते हैं। हाँ मतलब मांग आया तो भेज दो, कल को ऐसा ना हो कि मतलब मांगे ही ना मेरे से, मतलब बात ही ना। तो मैंने एक नॉर्मल शर्ट पहनी, बाल वाले से करे, और मैंने बड़े ही बहुत ही डल टाइप में, सटल टाइप में मैंने वो बना के भेजा। तो 2 दिन बाद आया कि सर इज गुड और सर ने आपको लॉक करना चाह रहे हैं। 2 दिन का काम है। अच्छा। अरे मैंने कहा अरे तो उल्टा पड़ गया, सिलेक्ट हो गया मैं तो। हाँ मतलब मैं कहा बोली आप वुड यू लाइक टू डू, तो वो पूछते हैं। मैं कहा चल 2 दिन का काम है, मिर्जापुर है, इट्स ओके। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो बाय द वे चीज़ें होती रही, ड्रेस वगैरह ये सब चलता रहा। फाइनल शूट डे पे मैं पहुंचा जब फर्स्ट डे, तो आई मेट विद गुरमीत सिंह जी, द डायरेक्टर ऑफ मिर्जापुर 3। तो बातचीत हुई, ये वो, मेरा सीन खत्म हुआ। तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आगे भी कभी कुछ काम हो तो बताइएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा सर ये इट वाज 2 days ना, हो गया ये। बोले नहीं किसने बोला आपको? अच्छा। मैंने कहा मतलब? बोले वो तो उनके जो असिस्टेंट है सौरभ, तो रवि बाबू, वो बाहर मुझे ले गए। बोले नहीं सर अभी तो हमें बनारस जाना है, लखनऊ जाना है। मैंने कहा पर मेरे को तो 2 दिन के लिए बोला था। बोले नहीं सर आप, फिर उन्होंने मुझे कहानी वानी सुनाई, सब कुछ किया। तो ऐसे चीज़ हुई। फिर मैं बनारस में शूट किया मैंने बहुत दिन, फिर लखनऊ में शूट किया। तो ऐसे ये सीन जो छोटा जो 2 दिन के लिए था वो काफी अच्छा रोल बन गया। हाँ वो, और डायलॉग मुझे बहुत अच्छे दिए सर ने, गुरमीत जी ने। और मैंने उनसे पूछा सर मुझे कैसे करना है। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, मतलब आपने पढ़ा है क्या? मैं कहा सर मुझे ऐसे लगता है। बोले ठीक है आप करो, आपको जो करना है वट एवर यू फील, जहाँ कुछ कम बढ़ती होगा मैं बता दूंगा। तो ऐसे ये चीज़ शूट हुई, और डायलॉग मुझे बड़े अच्छे दिए उन्होंने, थैंक गॉड सब पूरे आए, कहीं कुछ कटाई वटाई नहीं हुई। तो ये ऐसे लकी, मेरा लक था कि वो काफी अच्छा रोल निकल गया। हाँ थैंकफुली। तो सर मतलब जैसे मिर्जापुर एक वेब सीरीज इंडिया की मैं कहता हूँ टॉप 3 वेब सीरीज में आती है। हाँ। तो उस सेट का क्या माहौल रहता है? जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा देसी भाषा और यूपी का जो कल्चर उसमें बहुत ज्यादा पोर्ट्रे हुआ है ना। हाँ। तो वो सेट पे किस तरह की प्रिपरेशंस करते हैं लोग, किस तरह का क्या बैकग्राउंड रहता है एक्टर्स का, क्या सोच के आते हैं कि इस तरह से कैसे इसको मतलब एग्जीक्यूट करना है? तो उसके पीछे क्या प्रोसेस रहा है मिर्जापुर बनाने के पीछे? देखिए हर कोई भी चीज़ हो, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी हो, चाहे एड हो, सब बहुत प्रिपेयर रहते हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनल। कोई भी हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, DOP, व्हाटएवर, इवन मेकअप दादा। तो मिर्जापुर की हम बात करें तो एवरीबडी वाज वेरी वेरी फाइन, बहुत ही रेडी एकदम। चाहे आप अली फैजल को ले लीजिए, चाहे आप श्वेता त्रिपाठी शर्मा को ले लीजिए, और बाकी और भी लोग हैं, तो दे आर ऑल वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 सीजन कर चुके थे। लेकिन जो कुछ जिनकी एंट्री, जैसे मेरी कुछ एंट्री हुई, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस था, बट थैंकफुली वो हो गया बिकॉज ऑफ हमारे जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह जी। हाँ, उनके साथ तो उन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा हुआ था कि वेरी लाइटली, वेरी कंफर्टेबल। मतलब जैसे 2-3 बजे हम बनारस में शूट करें तो आई वाज मैं ऐसे सोफे पे पीछे ऐसे गया, तो सडनली मेरे पीछे आके वो ऐसे प्रेस करने लगे, और मैंने कहा सर, बोले नहीं मैं चाहता हूँ मेरा एक्टर रिलैक्स रहे, सोए ना, नींद आए। तो ऐसा एक माहौल था वहाँ पर। अच्छा। तो क्या होता है जब आपको इतना अच्छा माहौल मिलता है ना, तो आप फिर यू फील कंफर्टेबल, तो आप परफॉर्मेंस और अच्छी देते, और अच्छा निकल के। हाँ, क्योंकि वो डर नहीं होता कि यार कोई क्या बोलेगा, क्या कैसे बोलेगा, क्योंकि वहाँ वो चांस ही नहीं देते। चाहे अली हो, चाहे आपके और भी पंकज त्रिपाठी जो भी को एक्टर्स हैं, वो आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं। और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान है, क्योंकि हम सबको मिलके वो काम करना है, और एक भी चीज़ अगर गड़बड़ हुई तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो वो इतना कंफर्टेबल, दोस्ताना, फ्रेंडशिप, साथ में खाना, बातें करना, चाय पीना, तो वो आपको फिर वो बाकी चीज़ें फ्री कर देता है, फिर आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस रहते हो। सर जैसे आपने राधा कृष्ण शो में अक्रूर जी का रोल प्ले करा, तो आप मुझे बता रहे थे कि आपको उनके वंशज तक ने कांटेक्ट किया। हाँ, इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो लोग मुझसे जुड़े थे, और हम काफ़ी बातें करते थे, और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने इस चीज़ को। अच्छा। सो सर राधा कृष्ण शो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो रहा, उसमें आपने अक्रूर जी का रोल प्ले करा।
तो आपका काफ़ी ज़्यादा सुमित के साथ एक्सपीरियंस भी रहा होगा ऑन द सेट, ऑफ द सेट। तो क्या वाइब थी सेट की और कैसे सुमित के साथ कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा? सुमेध इज अ वंडरफुल एक्टर और वंडरफुल गाय। छोटा है मुझसे और बहुत क्यूट, बहुत ही अच्छा। और उसकी जो जर्नी रही है 4-5 सालों की राधा कृष्ण की, वो बहुत अमेजिंग रही है। और सबसे बड़ी बात है उसका जो व्यवहार है सबके साथ इज वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा। जैसे छोटा भाई होता है ना, तो वैसे ही वो सबके साथ हेलो सर कैसे हैं, मतलब पूरा, मतलब लगता नहीं कि वो एक लीड कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो जबकि लोगों के साथ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें थोड़ा घमंड या कुछ अहम जैसी बातें आए, लेकिन वो लड़का एकदम जैसा 4 साल पहले था वो 4 साल बाद भी वैसा ही है और आज भी ऐसा ही है वो। तो बहुत रिस्पेक्ट देता था और अभी भी देता है और बहुत फाइन एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। ये सर वो शो इतना फेमस था, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो था अपने टाइम का, पर वो फिर बाद में बंद हुआ। उसके एक रीज़न था कि शो के सारे एपिसोड्स भी एक्सप्लोर हो गए थे, बट एक कंट्रोवर्सी भी रहती थी कि ये टेक्स्ट में दिया गया है उससे थोड़ा कम मैच कर रहा है, प्लस दूसरी साइड की वो बंद हुआ। तो आपका एज एक्टर जो उसमें इतना बड़ा रोल आपने प्ले किया, क्या टेक है, क्यों बंद क्यों हुआ और ये कंट्रोवर्सी पे? देखो, बंद होने का तो ऐसा है कि जिस चीज का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। जैसे ये पॉडकास्ट है, अभी शुरू हुआ था, इसका अंत भी होगा, तो ये तो प्रकृति का नियम है। बाकी आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक चीज को लेके 50 लोगों की राय होती हैं, किसी की मैच करती हैं, किसी की नहीं करती हैं। तो जो इस तरह के शो करते हैं उनकी बहुत रिसर्च होती है, वो कोई भी चीज अपने आप उस पर आप डाल नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं का हनन होता है। वो पूरी कोशिश की जाती है, पूरी रिसर्च की जाती है, कई बार चेक किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, कोई किसी चीज को कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। तो लाजमी है, तो जब कोई बड़ी चीज बनती है तो छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। तो सर एक टीवी एक्टर की लाइफ जब वो कोई शो के साथ एसोसिएट रहता है, कुछ शो जैसे इंडिया में तारक मेहता है जो 10-15 साल चल रहा है, और भी जो टीवी शोज हैं जो 15-16 साल चलते हैं, जब उसका आप एक पार्ट बन जाते हो, तो एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से कुछ, जैसे एक विक्रांत जो 12th फेल के एक्टर हैं, उनका मैंने सुना था कि मेरे पास बहुत अच्छा शो था, मंथली पे आउट भी लैक्स में था, 40-50 लैक्स था। उसका मैंने छोड़ के क्यों टीवी को बोरिंग लगने लग गया, फिर वो मूवी पे आए। तो आपका क्या टेक है कि सच में एक क्रिएटिव एलिमेंट डाउन हो जाता है, एक डेली लाइफ क्या रहती है टीवी एक्टर की, आप उस पर थोड़ा लाइट मारिए। देखिए, एज एन एक्टर आप कोई डेली सोप करते हैं और आपने 3-4 साल 5 साल वो किया, तो क्या होता है कि आप उसके लिए एक हैबिचुअल हो जाते हैं। अब कुछ लोग इसको अलग अलग तरह से लेते हैं। कुछ एक्टर बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं यार, ये अब डेली ये चीज़ हो रही है, मैं कुछ इनोवेटिव करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो दे मूव टुवर्ड द वेब सीरीज एंड फिल्म या कोई और भी अच्छे कैरेक्टर के लिए। लेकिन कुछ लोग जैसे होते हैं कि भाई ठीक है, बस एक अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, पैसा आ रहा है, और कोई मतलब कोई वो भी नहीं है, तो वो जुड़े रहते हैं उससे। ये अपना अपना थॉट होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या वहीं तक सीमित होना है या मुझे आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एक्टर टू एक्टर। हाँ। कितना बड़ा गोल हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे विक्रांत की बात करें तो वो पहले टीवी शोज करते थे, पर उनको लगा होगा कि भाई नहीं, मेरी जो क्षमता है ज्यादा बड़ी है, वो यही सीमित हो गई है, तो मुझे इसे आगे बढ़ाना है। तो वो फिल्मों की तरफ बढ़े और देखिए क्या कमाल उन्होंने किया। सर आप 10-11 साल से मुंबई में रह रहे हैं, कई सारे टीवी शोज कर चुके हैं, मूवीज कर चुके हैं, वेब सीरीज कर चुके हैं। अगर कोई बिगिनर लड़का, मैं बात हो बिगिनर लड़का या लड़की, कोई जो हम कहते हैं ना कि मुंबई में सपने लेकर आ गया, कोई बिल्कुल ही ब्लैंक, जिसको ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं एक्टिंग का या कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, वो मुंबई आता है एक्टर बनने, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या गाइडेंस दोगे कि उसको पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर किस तरह से उसको अपनी करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम 10-10 बार से लगा के आए, हमारा कुछ नहीं हुआ। गुड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी है जानना। लोग क्या होता है कि एक्टिंग को ना लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं ऐसे करके, आजकल बस बॉडी बना लो, हाँ, और थोड़ा जिम विम कर लो। लेकिन एक्टिंग इज एन एजुकेशन। जैसे आपने बोला कि जिसको कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में, तो मुझे लगता है उसे घर ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए। इट्स एन एजुकेशन। एक्टिंग इज ए कोर्स जो पढ़ाया जाता है, चाहे थिएटर हो, चाहे कॉलेज हो, वो एक स्टडी है। आप ऐसे मुंह उठा के नहीं आ सकते। अब जो लोग मुंह उठा के आते हैं तो उनका हर्ष वही होता है जो आप बताते हैं कि 10-11 साल हमने काम किया और कुछ नहीं हुआ, तो होगा ही ना। कोई आप पे इन्वेस्ट क्यों करेगा भाई? आप में क्या है ऐसा? आप में क्या क्वालिटी है? आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका एक्ट अच्छा है, आपका लुक्स अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपने
क्या किया, आप कैमरे का कर क्या रहे हो, तभी तो कोई आप पे पैसा खर्च करेगा, वरना क्यों देगा। ये बात भी है। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है भाई, कि जो भी नया बच्चा जो भी आ रहा है इंडस्ट्री में, उसको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। उसको ज्ञान होना चाहिए कि कैमरा क्या है, एक्टिंग क्या है, बाकी चीजें, कुछ चीजें हम सीखते हैं, एंगल है, लाइटिंग है, वो तो यही प्रैक्टिकली सीखते हैं, लेकिन आपको एक्ट करना तो आता हो, आपको बोलना तो आता हो, आपका डिक्शन तो अच्छा हो, है ना। लुक्स फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका डिक्शन है, आपका एक्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लुक्स की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं जिनको आप कहेंगे यार लुक्स नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो पर्दे पे आते हैं तो कमाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है भाई, एजुकेटेड एक्टर, बिल्कुल एजुकेट, मतलब एक्टिंग में एजुकेट होना चाहिए, एक्टिंग में एजुकेटेड होना चाहिए, आपको भाषा बोलनी चाहिए। भाषा नहीं। अब साहब को शाह बोलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। वही। तो बेटर है कि हर आदमी ना अपने आप को प्रॉपर जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। तो लाइक सर, जो एक्टर्स मैं कहता हूँ कि जो बहुत अच्छा थिएटर वगैरह करके जब थिएटर बैकग्राउंड है और लुक्स भी है, तब भी उनका एक रहता है कि रोल्स मिल पा रहे। तो आपने तो कई सारे रोल्स क्रैक किए हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ, टीवी शोज में और मूवीज में भी। तो कोई ट्रिक्स या टिप्स कि अगर आपके पास कुछ है तब भी आपको रोल नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए क्या आपको सजेशन रहेगा कि आप ये करो, तो जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स है वो थोड़ा गाइडेंस ले पाए आपसे? तैरते रहो, मतलब जैसे इसका थोड़ा तैरते रहो बस, मतलब आप अपना काम करते रहो। हम्म, यू नेवर नो, आप मुंबई में कदम रखें आपको अच्छा काम मिल जाए, यू नेवर नो आपको 1 महीने मिल जाए, 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, बट यू कीप कंटिन्यूइंग योर सेल्फ। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट है क्यों नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी फिल्म बना लीजिए, या आपकी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में या किसी फिल्म मेकर से आपकी जान पहचान है। लेकिन अगर ऐसा होता भाई, तो आज हर एक्टर के या डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के बच्चे सब वही काम कर रहे होते। फिर टैलेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना। बेसिकली ऑडियंस कैसे परसीव करिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। देखिए, जैसे आप 400 रुपये में एक फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं क्यों देखने जा रहा हूँ, मैं किसे देखने जा रहा हूँ, मैं किसी बड़े स्टार को देखने जा रहा हूँ, उसके एक्ट को देखने जा रहा हूँ, उस परफॉर्मेंस को देखने जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा किसी और को देखने, ठीक है ना। तो आप में ऐसा क्या है कि जो आप लोग आपको देखें, लोग आपको ले, आप पे पैसा लगाएं, वो चीज आपको क्रिएट करनी है, अपने अंदर वो चीज बिल्ड करनी होगी, बिल्ड करनी है। और ये आपको, वही मैंने पहले बोला कि एक्टिंग की एजुकेशन बहुत जरूरी है भाई। चाहे आप NSD करें, चाहे FTI करें, कुछ भी करें, चाहे थिएटर करें, लेकिन करें। वहां जाके लल्लू की तरह खड़ों से कुछ काम नहीं चलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनली आपने कैसे स्टार्ट किया ये एक्टिंग एंड ऑल, इसका बेसिक एजुकेशन है, बेसिक जो चीजें होती हैं वो आपने कैसे सीखी थी खुद? मैं भाई देखो, कीड़ा तो बचपन से था, और मैं नाटक भी किए स्कूल में, और फिर मैंने लोकल लेवल पर मैंने कुछ टेलीफिल्म्स में काम किया, मैंने पढ़ा, मैंने ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप लिए मैंने, और बस मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि भाई तुम्हें अपना लाइंस, अपना जो डायलॉग है वो नहीं भूलना है, उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, वो आपके अंदर होना है। क्योंकि जब चीज आपके अंदर होती है ना, तो आप उसे खुले दिल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो दिख जाता है कैमरे पे कि आप सोच के बोल रहे हैं या आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद लाइफ ऐसी चलती रही, फिर एक दिन आया दिमाग में कि क्यों ना जब तो सीखा है उसको अप्लाई किया जाए, तो मुंबई आए। फिर हाँ, मेरा लग थोड़ा ये अच्छा रहा कि मुझे दोस्त अच्छे मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया, एजुकेट किया, और मेरी बॉडी को, मेरा हेयर स्टाइल वगैरह सब पे हम लोगों ने काम किया। उसके 1 साल बाद मैं मुंबई में स्टेप डाउन हुआ। मैं चक्कर लगाता था, लोगों को मिलता था, और थोड़ा किस्मत ये थी कि मुझे काम जल्दी मिल गया, थोड़ा सा छोटा मिला लेकिन अच्छा मिला, लेकिन स्टार्ट हो गया, किक स्टार्ट। हाँ, कि मुझे लगा, मैं फर्स्ट टाइम अपने आपको टीवी देखा, उनको वाह यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है अंदर से, और कि क्या कर रहा है, क्या होता है कि सेट का माहौल एकदम अलग होता है। जो फर्स्ट टाइम आप सेट पे जाते हैं, बहुत पता नहीं क्या हो रहा है यार, वो दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। इधर शोर मच रहा है, उधर शोर मच रहा है, अचानक आवाज आती है, एक्शन, अब आपको परफॉर्म करना है, वही आपका खेल है। तो आपको अपनी लाइंस, अपने डायलॉग, अपने कैरेक्टर को पता होना चाहिए, आपको रिहर्स करना चाहिए, साथ के एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ। कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लो। तो ये चीजें मैंने अप्लाई की, और फिर धीरे धीरे करके, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बहुत लोगों से मिला, बात करता था, चक्कर काटता था, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, नेटवर्किंग है। अब नेटवर्किंग तो अब हो गया, लेकिन वहाँ उस टाइम तो पर्सन टू पर्सन जाना पड़ता था, ऑडिशन होते थे, वहां पे जाना पड़ता था, सर फिट है, नहीं है, क्या है, कैसे है। तो ठीक है, वो चीज रंग लानी शुरू हुई जब मैं राधा कृष्ण मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद से अच्छी चीजें मिलती रही। तो आई होप यू
और मिर्जापुर का किस्सा मैंने आपको बताया था कि वो कैसे 22 लाख मुझे मिला। तो ये वो है ना, आप तैरते रहो, आपको किनारा तो मिलेगा ही। आप रुके, थक गए तो आप डूब जाओ। सर मिर्जापुर में आपको एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, अगर आप उसको रिक्रिएट कर सको हमारे सेट पे तो। अच्छा, वो डायलॉग था कि मीटिंग चल रही है, उसमें सामने वाला बोलता है कि गुड्डू पंडित के बारे में, मतलब तो मैं कहता हूँ कि सुनो बे, ज्यादा उड़ो मत, मुंह देंगे ना तो धार पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, ये बहुत डायलॉग फेमस हुआ था। हाँ, तो उसके बाद वो एक मुनव्वर मियाँ है, वो कुछ बोलते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुनव्वर मियाँ, ये मिर्जापुर की गद्दी कोई गांव का खेत नहीं कि 4 ईंटें खड़ी करी और अपना प्लॉट अलग कर लिया। इस गद्दी पे बैठेगा तो गुड्डू पंडित। तो दिस काइंड ऑफ, एंड थैंक्स टू माय डायरेक्टर गुरमीत सर। तो सर अब आते हैं, आपने बताया ये पूरा स्ट्रगल, इस तरह के रोल्स लैंड होते हैं। अब आते हैं एक स्ट्रगल साइड पे कि कुछ लोग बहुत अच्छी फैमिली से भी आते हैं, कुछ लोग थोड़ी पुअर फैमिली से भी आते हैं। तो हमें घर वालों को, जब तक घर वालों को तो ये रहता है अगर तुम कुछ हटके कर रहे हो, जैसे टीवी, एक्टिंग, या जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी हटके है। मतलब जो टिपिकल चीज़ें होती हैं इंडिया में, वो होती है इंजीनियरिंग कर लो, टीचर बन जाओ, या गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप कुछ हटके कर रहे हो तो आपको इनकम के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ता है कि देखो मैं इतना कमा रहा हूँ, तब लोग मानते हैं चलो ठीक है, जो कर रहे हो कर रहे हो। तो आपने ये चीज़ फेस की होगी। तो एक टीवी एक्टर जिस लेवल का रोल्स आप प्ले कर चुके हो, कलर्स टीवी, मिर्जापुर, इस तरह का जो शोज कर चुके हैं, तो क्या पे आउट एक्सपेक्ट कर सकता है, या किस तरह का पे आउट रहता है? पे आउट आपको मिलता है भाई आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एक्ट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, इसी पे पे आउट आपको मिलता है। अच्छा, कि आप कितने मंजे हुए हो, आपने कितना काम किया है। और फिर खुद का भी इनिशियल होता है कि भाई मेरा, सबको अपनी औकात पता होती है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। तो अगर आपको अपनी औकात पता है कि भाई मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, तो आप फिर वो डिमांड रखते हो, और सामने वाले को लगता है हाँ ये इस लेवल का है, तो उसे वो चीज़ मिलती है। फिर इज लाइक अ जॉब, कि आपने जॉब में कहाँ कैसे अप्लाई किया। अब इंटर्न को कितने पैसे मिलते हैं ये आपको मालूम है। अब एक जो बड़ा ऑफिसर होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी कैसे बढ़ती है। तो इज लाइक दैट। तो वैसे तब भी आप एक रेंज देना चाहेंगे, क्योंकि कोई डेली सोप से एसोसिएटेड है और रेगुलर रोल्स कर रहा है, रेगुलर उसके शूट्स लग रहे हैं मंथली, तो वो कितना एक इनकम एक्सपेक्ट करता है, एक रेंज? कोई रेंज नहीं है, कोई रेंज नहीं। इट कैन बी अनलिमिटेड और इट कैन बी नथिंग। नथिंग मतलब नथिंग तो नहीं होता है, बट इट कैन बी एनीथिंग। मतलब इट्स डिपेंड और योर, मतलब एक्टर टू एक्टर, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन वेरी, हाँ, बहुत वेरी करता है। एग्जैक्टली। अभी मतलब इतना मिलता होगा। आपका लक है कि आपने एक शो में काम किया, वो बहुत अच्छा चल गया, अच्छा, तो आपको अच्छा पे आउट मिलने लगा, इतना शो बड़ा उतना अच्छा प्रोडक्शन। हाँ एग्जैक्टली। तभी मैं ये कहता हूँ कि मतलब सर्वाइव कर लेते हैं एक्टर्स वहाँ पे, अगर हाँ नहीं, एक्टर अगर रेगुलर काम कर रहा है तो सर्वाइव कर लेगा, अगर वो डिसिप्लिन है, अगर वो इधर उधर नहीं देख रहा है, या कुछ भी कोई भी ऐप वगैरह नहीं है, तो दे अर्न गुड। पर सर ये मुंबई के कल्चर में एक बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि वहाँ ड्रग्स कल्चर बहुत ज़्यादा, एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है कि वो ड्रग्स करते हैं या नशे करते हैं, या एक कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ रहती है। तो आप तो मुंबई अब 10-11 साल से रह ही रहे हो, आपने टी एक्टर्स को भी देखा होगा, आपने मूवी एक्टर्स को भी देखा होगा, डायरेक्टर सबको, मतलब आपने पूरी इंडस्ट्री को बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसा क्यों है कि ये टीवी एक्टर्स के अराउंड या एक्टर्स के अराउंड इतनी कॉन्ट्रोवर्सी या ड्रग्स या हुकअप्स, ये सब बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है, या कुछ लोग पीआर के थ्रू करवाते भी हैं, जैसे कुछ फेक रिलेशनशिप दिखाते हैं कि हमारे से चल रहा है तो मूवी चल जाती है ना? तो ये इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, और क्या आपने खुद से क्लोजली क्या ऑब्जर्व करा है? देखो, ये सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, ये कॉर्पोरेट में और भी जगह भी ये चीज़ चलती है। तो सिर्फ एक्टिंग को बदनाम करना या एक्टर को बदनाम करना उचित नहीं है। और मेरा मानना है कि ये है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वही मैंने डिसिप्लिन वाली बात कही कि अगर आपको वाकई कुछ करके दिखाना है, मैंने कहा ना, आप पे पैसे कोई क्यों लगाएगा, आप में क्या है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। लोग करते हैं, बहुत संभल के खाते हैं, बहुत संभल के पीते हैं। हाँ, बाकी ये है कि पर्सन टू पर्सन है, आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, वो करना है। अब ये लाइन ऐसी है मानस के ये कुछ लाइन ऐसी है जिसमें आप अगर अच्छे ऊंचाई पर हैं और आप जरा सा भी कोई आपसे कुछ गलती हो जाए तो जल्दी हाईलाइट होता है, तो वो जल्दी हाईलाइट होता है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी इतना ऊंचा दिखे। तो ये ऐसा होता है, ये दुनिया में ऐसा होता ही है। तो लेकिन मेरे साथ तो यह है कि मेरे साथ सराउंडिंग में जितने लोग हैं, दे आर वेरी क्लीन, दे आर वेरी गुड। और इस तरह की मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई ऐसी बात आई होगी। बाकी न्यूज़ में और खबरों में तो बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, जब तक आप खुद ना देख लो तो मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करनी चाहिए। तो सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जिनकी ज़्यादा इंस्टा पे फैन फॉलोइंग है, जिनके ज़्यादा बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत जल्दी मूवीज़ में रोल लैंड कर ले रहे हैं, या टीवी बहुत अच्छा काम कर ले रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एलवी यादव, ही इज़ डूइंग बिगेस्ट शोज ऑफ इंडिया, लाइक रोडीज के जज बन गए, फुकरा इंसान,
ये लोगों का टीवी और मूवीज में बहुत जल्दी इनका आ जाना हो रहा है। और जो बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, जो बहुत ही परखे हुए एक्टर्स हैं, वो बहुत साल से लगे हुए हैं, पर उनका वो नहीं बन पा रहा है काम। तो एज ए प्रोफेशनल एक्टर, टिपिकल एक्टर जिसने बिल्कुल एक्टिंग की हर चीज़ समझी है, सालों से काम कर रहे हैं, ये जो नया ट्रेंड उठा हुआ है कि ये लोग रील्स वीडियोस बना के टीवी पे मूवीज में अच्छी पोजीशन ले पा रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? देखो सबको मौका मिले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन एक्टिंग का जो जज्बा होता है वो सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर है, बाकी लोगों के अंदर भी है। तो इस माध्यम से क्या हो रहा है कि जो लोग नहीं कर पा रहे होते वो यहाँ पर अपने टैलेंट को निकाल लेते हैं या अपनी भड़ास यहाँ पे निकाल लेते हैं, मैं कहूँगा। तो अच्छी बात है, ठीक है, लोगों को चीज़ देखने को मिल रही है, 20 सेकंड में एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक आपने बात की कि जो कुछ फेमस लोग हैं इंटरनेट पे वो अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रेशो कितना है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्टर इज एन एक्टर। मैंने वो कहा ना, आप क्या होता है कि कई बार कोई फिल्म चलाने के लिए आप किसी एक चीज़, जैसे एक फिल्म आपने देखी होगी, उसमें बीच में अंडरटेकर को ले आए थे एक कंटेंट डालने के लिए, बट अंडरटेकर इज नॉट एन एक्टर, इज ए रेसलर। लेकिन एक अट्रैक्शन था कि भाई अंडरटेकर से लड़ाई है ना। तो क्या होता है कि हर फिल्म वाले या सीरियल वाले या वेब सीरीज वाले बीच में कुछ ऐसा चीज, देखो हर कोई चाहता है कि लोग थोड़ा क्लाउड आए, तो वो करते हैं, बट वो ऑलवेज नहीं होता, क्योंकि उसका काम एक, अब जैसे मान लीजिए कोई कॉमेडियन है, तो कॉमेडियन तो कॉमेडी करेगा ना भाई, ही कांट क्राई एंड ही कांट एक्ट, मतलब रोमांटिक। तो ठीक है, आपने एक ले लिया बीच में किसी को, एक उसको पब्लिसिटी को करने के लिए, बट एक्टर तो एक्टर ही है भाई, एक्टर को तो सारे काम करने होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, वो ठीक है, मतलब उनका लक है कि भाई उन्होंने इतना किया और इतना हो गया, तो ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन वो बहुत, अगर इफ़ यू आर नॉट एन एक्टर, आपने कितने सारे मॉडल्स को देखा होगा, एक मैं आपको बताता हूँ, आपने बचपन में अपने मॉडल्स को देखा होगा कि एक फिल्म में यार चले गए, क्योंकि मॉडलिंग डिफरेंट है, एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। सिंगर भी, कुछ सिंगर ने भी एक्टिंग करने की कोशिश की, बट अभी तो सबसे ज्यादा फेमस हिमेश रेशमिया की जो मूवी है, तो वो भी बहुत तो viral आप हो देख, मतलब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्टर, देखिए एक्टर तो एक्टर ही होता है। हाँ, कोई और एक्टर नहीं बन सकता, या एक्टर कुछ और नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो थोड़े दिन के लिए कुछ होता है, एक सेंसेशन आती है, लेकिन एटलीस्ट, मतलब सॉरी, एंड ऑफ द डे दर्शक जो है एक्ट ही देखने जा रहा है, परफॉर्मेंस देखने जा रहा है। तो आजकल ये भी देखते हैं कि पे आउट भी इस पर डिसाइड हो रहा है कि किसी कितने ज़्यादा फॉलोअर्स। मैंने अली फैजल के पॉडकास्ट में देखा था कि एक्टर्स को रोल भी इस पे मिल रहा है कि आप कितने फॉलोअर्स हैं, और पे आउट भी इस पर डिसाइड हो रहा है कि अच्छा कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम का कल्चर और यूट्यूब का कल्चर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आ गया है, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा टॉक्सिक है, या मतलब ठीक है अब जो है? नहीं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि वो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल मांगते हैं, मेरे फॉलोअर्स पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई अगर इसकी चीज़ पे अगर आपको ये डिसाइड करना है तो फिर कैसे डिसाइड करोगे, मतलब किसी के अगर क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो क्या ये मतलब ये तय करता है कि ये पैरामीटर है कि मतलब वो अच्छा वो करेगा या वो नहीं करेगा। तो मैंने कहा मेरे तो बहुत कम है फॉलोअर्स, लेकिन मेरे को ब्लू टिक मिला हुआ है, इंस्टाग्राम ने दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी न्यूज़ को देख कर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो गए या बहुत अच्छे सिंगर हो गए, व्हाटएवर जो भी कुछ है। तो आई डोंट नो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, लेकिन आज के लिए चल रहा है, और उसका फल भी लोग को देखने को मिल रहा है कि क्या उसका हर्ष हो रहा है। तो भाई एक्टर्स को एक काम दो भाई, एक्टर तो चलो सर, मूवीज और वेब सीरीज तो चल रही हैं, एक थोड़ा ऑफ कोर्स जो टिपिकल ओल्ड एज लोग हैं या हम कह सकते हैं आंटीज हैं, वो डेली सोप कंज्यूम कर रही हैं, और आज से 8-10 साल पहले बच्चे भी और हर जनरेशन के और हर एज ग्रुप के लोग कंज्यूम करते थे। बट ड्यू टू द इंटरनेट, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग टीवी को बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं, और थोड़ा कह सकते हैं कंटेंट में भी कह सकते हैं कि कंटेंट में भी कुछ ज़्यादा टीवी इन्वोट बहुत टाइम से नहीं कर रहा है, कुछ अलग से हटके नहीं आ रहा है टीवी पे कि लोग उसको देखें। अगर आता है तो लोग देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने बहुत क्लोजली इस प्रोसेस को देखा है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, या आपने क्या इनपुट है कि किस तरह से लोगों को वापस टीवी की तरफ लाया जा सके, कि वापस लोग टीवी सीरियल्स को जिस इंटेंसिटी से आज से 10-12 साल पहले देखते थे उस इंटेंसिटी से आज भी देखें? देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम, आपने बात करी कि आप छोटे थे टीवी देखते थे, आप पे टाइम होता था, आप घर में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो टीवी देखते थे। लेकिन क्या होता है, आजकल का यूथ जो बहुत बिजी है, राइट, सुबह से शाम तक काम में जुटा हुआ है, प्रेजेंटेशन बना रहा है, सेमिनार में जा रहा है, उसको मैं देखता हूँ, जैसे मैं अपने मुंबई में देखता हूँ कि लोग ट्रेन्स में, कार्स में, तो उनको जो टाइम मिलता है ना,
अब उसमें वो टीवी तो देख नहीं सकते, हम्म, क्योंकि टीवी देखने के लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो उनके पास एक बेस्ट जरिया है इंटरनेट। उनको जो पसंद है वो उस पर देख लेते हैं, छोटी छोटी रील्स में खुश हो जाते हैं। बेसिकली मोटिव क्या है? एंटरटेन करना। तो उनको लगता है दिस इज अ गुड वे टू एंटरटेन। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो घर पे रहते हैं, उनको लगता है टीवी इज द बेस्ट वे टू एंटरटेन। और जो कुछ हैंग आउट करने वाले लोग हैं वो सिनेमा में जाके फिल्म देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट तो सबको करना है, तरीका चेंज हो गया। तरीका चेंज हो गया, लेकिन चीज वही। तो उसी वजह से फिर वेब सीरीज आनी शुरू हो गई, अब रील्स बननी शुरू हो गई, कुछ वेब शोज बनने लगे। तो जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड है वैसी वैसी चीजें आगे आ रही हैं, और आगे तो और भी चेंज होना है अभी। तो अब आपने कहा कि टीवी पे लाने के लिए, तो टीवी पे वापस लाने के लिए एक तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और एक कंटेंट हमें एक अलग से। हाँ, कंटेंट में आना चाहता हूँ कि कंटेंट लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिपीटिव हो जाता है या बहुत ज्यादा हाँ। बोरिंग हो जाता है। तो उसके लेके क्या मतलब क्रिएटिव साइड में जाना चाहता हूँ। आपने जो ज्यादा ऐसे शोज किए हैं जो फिक्स्ड स्क्रिप्ट पे हाँ, चले हैं, हाँ। वो जो रिलीजियस शोज होते हैं। एज अ एक्टर जो उस इंडस्ट्री को समझ रहा है कि एज अ क्या क्रिएटिव इनपुट और क्या लाया जा सकता है कि लोग हमारे लोग भी जाके खुद सोचे अच्छा टीवी पे कुछ आए देखते हैं। हाँ। मतलब क्योंकि लोग अगर कुछ अच्छा आता है तो लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में लोगों को कुछ अच्छा निकाल के दिखाओ, और वही सास बहू वही सेम है ना। तो वही मैं आपसे आना चाह रहा हूँ कि हाँ, कैसे। वही मैं आपकी बात करूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक हाँ। कॉमेडी शो है, बहुत साल से चल रहा है। हाँ। लोग देखते हैं, नई नई चीजें आती हैं, हंसाती हैं। तो ठीक है, कुछ लोग सास बहू का ये देख के बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, घर के पॉलिटिक्स टाइप जो दिखाते हैं अक्सर। तो जैसे सीआईडी एक शो था, वो 17-18 साल चला, अभी दोबारा से शुरू हो रहा है। तो जरूरत है कि ऐसे कंटेंट लाने की कि लोग उसको देखें और वो यूथ से रिलेट कर सके। यूथ से रिलेट कर हाँ, सके, तभी यूथ टीवी पे लौटेगा, वरना तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। फोन ऑन करना है और अपना बहुत टाइम। सी चीजें हैं एग्जैक्टली। सर आपने कई सारी बात बताई, उसमें से मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की खुद पर्सनली कि कोविड से पहले बहुत ज़्यादा लोगों का कंजप्शन था ऑन टीवी, और एक्टर्स की लाइफ भी अलग थी। आफ्टर तो कोविड आप मुझे बता रहे थे कि कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं वो कि आफ्टर द कोविड इंडस्ट्री में? बहुत चेंजेस आए हैं। देखिए, वेब सीरीज की जो चीज़ है वो वहीं से निकल के आई। हम काफ़ी डिजिटल हो गए हैं। और पहले ये था कि जब कोई नया व्यक्ति एक्टर बनने आता था, तो जैसे मतलब मुलाकात होती थी, तो मैं कहता था उससे भाई, क्योंकि पहला एक्टिंग का पहला जो स्टेप है वो है ऑडिशन, लुक टेस्ट टाइप। तो अगर भाई वहाँ चल रहा है, आराम नगर में चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, तो आप चले जाओ या एक कॉन्टैक्ट ले लो, वहाँ बात कर लो। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो अब सब स्टूडियोज बंद हो गए, सब मतलब वो एरिया ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब क्या करें, क्योंकि स्टूडियो का रेंट भी देना पड़ता है ना लोगों को, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। हाँ, मूवी में रेंट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने घर से सेल्फ टेस्ट बनवाने शुरू कर दिए। जैसे मेरे पास एक कोई कॉल आती है, मैसेज आता है कि संजीव जी ये फिल्म है, ये कैरेक्टर है, और इसको आप एक सेल्फ टेस्ट बना के दे दीजिए हमें। तो मैं घर पे ही, मैंने अपना रिंग लाइट वगैरह सब रखी हुई है, मेरा बेटा उसको बना देता है, एक क्यू भी चाहिए तो वो भी दे देता है, तो मैं भेज देता हूँ। ये अब दिक्कत ये है कि अब ये आएगा कैसे आपके पास ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में इतनी खुदाई की, नेटवर्क बना लिया है, नेटवर्क बनाया, खुदाई की, मतलब जगह जगह जाके हमने ऑडिशन दिए, तो हमारा डाटा है वहाँ पर, तो दे अप्रोच। बट जब कोई नया लड़का कोविड के बाद है, अब उसे कहाँ भेजेंगे आप कि भाई कहाँ जाओ, कौन सा रामनगर में जाओ या कौन से उसमें जाओ। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, गो डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस, उनसे डायरेक्टली अप्रोच करो। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बट करना पड़ेगा, अगर आए हो तो करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, ठीक है। अब वो चीज़ बंद हो गई कि भाई यहाँ वो चल रहा है, 119 में ये चल रहा है, 120 में तुम्हारे लुक का चल रहा है, फलाने ऐड का चल रहा है, सब ऑनलाइन हो गया। अब सब ऑनलाइन हो गया। अब धीरे धीरे लोग बनाने लगे, लेकिन बहुत कम है वो चीज़। अभी सेल्फ टेस्ट ज़्यादा होता है। पहले ऑनलाइन पे सेलेक्ट करते होंगे, फिर बुलाते हैं हाँ, ऑफलाइन, क्योंकि आपका डाटा उनके पास है, डाटा बच रहा है, पैसा भी कि बच रहा संजीव है। शर्मा 50 साल, ये हाइट, ये कलर, ये लुक, हाँ भाई ये मेरे कैरेक्टर में फिट है, ये ऐसे मेरे 10 लोग हैं इस कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं, इन 10 को भेज दो। फिर उनका सेल्फ टेस्ट आ गया, अब वहाँ छटाई होगी भाई, हाँ किस किस का ज़्यादा बेटर जा रहा है, अच्छा इनका एक और मंगा लो। तो वो ना कि 5 छाटे, 5 में 2 छाटे, अब एक को फिर फाइनल किया था कि हाँ ये बेस्ट है हमारे कैरेक्टर के लिए। तो फिर ऐसे काम शुरू होता है। वो बेसिकली ये सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, और मतलब हाँ, मतलब हर चीज़ ऑनलाइन प्रेजेंस कितना है। OTT भी कोविड की देन है ना। हाँ, OTT भी लोगों ने कंज्यूम करना उसके बाद स्टार्ट किया है। सर, लोगों ने आपको टीवी शोज में देखा, मिर्जापुर 3 में आपका इतना अच्छा रोल था, और होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिर्जापुर 4 में भी आपको कुछ रोल आए। और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, उस पर थोड़ा आप बताइए। फ्यूचर प्लान्स तो भाई बहुत सारे होते हैं, हाँ, लेकिन उसको कहना मुश्किल है, क्योंकि लाइफ हैज़ इज ओन प्लान। आपके प्लान तो होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक अलग प्लान होता है।
तो वो तो उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जो आने वाले काम है उन पर बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक हरिओम ऐप के लिए मैंने एक माइथो शो किया, एज अ सीरीज बेसिकली। वो बड़ा अच्छी सीरीज़ है, वो आएगी जल्दी। उसके बाद मैंने एक मेरी वेब सीरीज़ है जिसका नाम है पान पर्दा जर्दा, और एक और वेब सीरीज़ है यूनियन द राइज ऑफ इंडिया। तो काम थोड़ा कम है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा है, मतलब अच्छा। मैंने हैदराबाद के जो है प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर किया है, तो हैदराबादी लैंग्वेज में, तो आई होप वो अच्छा होगा। और बाकी मैं भी खुद प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले, कुछ अच्छा नाम हो, लोग देखें, पसंद करें, आशीर्वाद दें अपना, और आप सब फिर बार बार बुलाएं। तो मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहे तो इन सब की सुन रहे। तो सर आपके साथ शूट करके मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने इतना काम किया इंडस्ट्री में, और होपफुली इस पॉडकास्ट से जो एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं या जो इंडस्ट्री का सब लेना चाह रहे हैं वो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ उनको पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। होपफुली आपको हम और भी आगे देखें टीवी शोज़ में, OTT में, एड्स में, तो और आप आगे काम करते रहें, हमारा भी पॉडकास्ट अक्सर चलता रहे। थैंक यू सो मच मानस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बाकी मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि आगे और अच्छा काम चले, और आप भी बुलाएं और लोग भी बुलाएं, और कुछ अच्छी चीज़ निकल के आए, ताकि हम अपने समाज को कोई अच्छी चीज़ देख सकें। एक एक्टर का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो समाज को क्या दे रहा है, वो देश को क्या दे रहा है, क्योंकि बुरी चीज़ तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। हमारी फिल्मों का मोटो यही था कि एक बुरे आदमी के साथ क्या हो सकता है, एक अच्छे आदमी के साथ क्या हो सकता है ना। बुराई पर अच्छाई की विजय, यही हमारा मोटो है, ये रामायण का सार है। तो हमें सरकमस्टेंस दिखाने हैं, लेकिन हमें विजयी बनाना है अच्छाई को, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, सब जानते हैं। तो एज एन एक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अच्छी चीज़ दिखाएं, अच्छे कंटेंट दिखाएं, ताकि लोग उससे इंस्पायर हों, ना कि उससे जो है बिगड़ जाए। वो ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि जो आपका पॉडकास्ट विद मानस है ये और ऊंचाइयों को छुए, आपकी जो टीम है वंडरफुल टीम है, और ये सभी आगे बढ़ें। और अभी आप बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जैसे ज़्यादा आप ग्रो होंगे तो आपका काम भी आगे बढ़ेगा। और मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने खुद शायद आपको कांटेक्ट किया था कि भाई ये करते हैं, मुझे अच्छा लगा आपका कंटेंट, मतलब जो आप पेश करते हैं ना, तो मैंने कहा जब करना है तो फिर अच्छी जगह करें। और लकीली हम लोग मिले, और कई बार पहले रीशेड्यूल हुआ, लेकिन आज मिले और आज अच्छी चीज़ हो रही है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ें जीवन में और अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। पूरा पॉडकास्ट देखा ना, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, तभी आप लास्ट तक टिके हो पॉडकास्ट पे। अब प्लीज मेरी 30 सेकंड बात सुन के जाना। सी, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर बना रहे हैं, और अपने कॉलेज शेड्यूल से टाइम निकाल के अपनी पॉकेट से फंड करके इस तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं इंडियन यूट्यूब पे। बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, इसलिए हमारा मोटिवेशन डाउन है कुछ दिनों से। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट जेन्युइनली, बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो डू कमेंट, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि आप अगली बार अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो। बट बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बाय एंगेजिंग अदर्स, बाय फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, इससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा, और हम आगे भी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, और आगे चल के हम इस पूरे इन्वेस्टमेंट को, टाइम जो हम दे रहे हैं इस कंटेंट को, उसको मोनेटाइज कर पाएंगे ऑनेस्टली अगर बोलूं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। सी या इन नेक्स्ट एपिसोड।